जो हमारे निवेशक हैं, विदेशी निवेशक, वो अपने पैसे निकाल रहे हैं। बिल्कुल। तो ये भी एक कारण है कि हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो कम हुआ है। तो क्यों निकाल रहे हैं? तो उनको ये अमेरिका का और भारत का जो तनातनी का माहौल है वो अपने देश की अर्थव्यवस्था में कितना बड़ा फैक्टर साबित हो रहा है। अभी फिलहाल में जो पेट्रोल डीजल के ऊपर ये जो रेट बढ़ रही है, जो एक मतलब युद्ध की वजह से मतलब पेट्रोल डीजल जो क्रूड ऑयल है वो ना आबा की वजह से पेट्रोल डीजल पे इतनी कीमतें बढ़ रही हैं, या फिर सरकार का टैक्स को भी मतलब एक फैक्टर देखे जा सके। तो जब क्रूड ऑयल का रेट गिरा मार्केट में, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब वो सस्ता हुआ, तो उस दौरान भी सरकार ने पेट्रोल डीजल का रेट कम नहीं किया और टैक्स बढ़ा लिया। डॉक्टर बनना है सपना तो मैट्रिक्स है उसका अपना। 2024 और 25 में 976 प्लस स्टूडेंट्स ने मैट्रिक्स नीट डिवीजन से पाया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और 71 स्टूडेंट्स ने एम्स में एडमिशन। टॉप फैकल्टीज और हाईएस्ट सिलेक्शन रेट के साथ मैट्रिक्स देगा आपके बच्चे के डॉक्टर बनने के सपने को नई उड़ान। आज अपना देश का अंदर और कितना कुछ हालात आर्थिक रूप से बदल सके हैं, बिना पूरी चर्चा करवा के लिए बजट विशेषज्ञ अपने साथ में जो डॉक्टर निशार अहमद जी मौजूद हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। एक चीज़ बताओ, जो अभी फिलहाल में वर्तमान में आर्थिक स्थिति थोड़ी सी जो आम आदमी है बिकी जेब थोड़ी फाट सी गई है। फाट सी बोला क्योंकि एकदम से थोड़ी सी महंगाई ने बढ़ा दियो गयो है। हवाला दियो जा रहा है कि अमेरिका ईरान युद्ध की वजह से परिस्थितियाँ बिगड़ी है। थाने के पीछे के मोटा मोटा कारण लाग रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो लड़ाई हो रही है, ये जो जंग चल रही है, ये जंग अभी ऐसे रुकी है लेकिन ख़त्म नहीं हुई है। तो इस जंग की वजह से काफ़ी दिक्कत हुई है। इस जंग की वजह से दिक्कत ये हुई है कि हमारे यहाँ जो खाड़ी देशों से आयात करते थे जो चीज़ हम लोग, चाहे वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट जितने भी हैं, डीजल हुआ, पेट्रोल हुआ, गैस हुआ, खाद हुआ जो खेती में काम आता है, फर्टिलाइज़र, ये सब चीज़ें अब हमारे यहाँ आने में और दूसरे दुनिया के कई और देशों में भी जाने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि वहाँ पे एक जगह है हॉर्मुज़, उस हॉर्मुज़ को ब्लॉक कर दिया गया है और वहाँ से जहाज़ निकल नहीं पा रहे हैं। दिक्कत तो हुई है अभी वर्तमान में, लेकिन हमारी दिक्कत, ये वर्तमान की जो दिक्कत हुई है इससे पहले से दिक्कत है। ऐसा नहीं है कि इसी वजह से दिक्कत सिर्फ हुई है, इसकी वजह से दिक्कत हमारी ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन दिक्कत तो हमारी पहले से चल रही है। दिक्कत पहले से यूँ चल रही है, इसलिए चल रही है क्योंकि हम कहते हैं कि हमारी आर्थिक वृद्धि बहुत तेज़ है, जो कि सच बात है। जो आंकड़े हैं वो यही दिखा रहे हैं कि हम दुनिया के सबसे तेज़ जो अर्थव्यवस्था बढ़ रही है उनमें से एक हैं, तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में से एक हैं। लेकिन उसके अलावा जो दूसरे इंडिकेटर्स हैं उनसे अगर हम देखें तो हमारा परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं हो रहा था पहले भी। जैसे मैं आपसे बात करूंगा कि एक सरकार आंकड़े लाती है कि हमारा वास्तविक आय, हमारे मज़दूरों का, हमारे जो कामकाजी लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, उनका वास्तविक आय पहले की अपेक्षा अब बढ़ा है कि कम हुआ है। वास्तविक का मतलब हुआ कि महंगाई से अगर उसको एडजस्ट करें तो, जैसे मान लीजिए कि हमारे यहाँ मजदूरी पिछले साल कुछ रुपए थी, इस साल बढ़ के इतने रुपए हो गई, लेकिन महंगाई भी उसके साथ बढ़ी। तो महंगाई से अगर एडजस्ट करके देखें तो लोगों की आय में क्या बढ़ोतरी हुई है। और सरकारी आंकड़े बता रहे हैं, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे सरकार करवाती है हर साल कि अपने यहाँ लोगों को कितना काम मिल रहा है, साल में कितने दिन काम कर रहे हैं, कितना मजदूरी मिल रहा है, उनकी कुल आय कितनी है, वगैरह वगैरह, उसमें सवाल के जवाब होते हैं। उस सर्वे के हिसाब से भारत सरकार के इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया आधार पे, पीएलएफएस के आधार पे, कि जो वास्तविक आय है, चाहे वो मजदूरी करने वाले लोग हों, चाहे वो रेगुलर वेज एम्प्लॉयमेंट में हो, मंथली जिनको सैलरी मिलती है, या चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो, सबका जो रियल इनकम है या तो कम हुआ है या उतना नहीं बढ़ा है, स्टैग्नेंट है, मतलब रुका हुआ है, और ये कई सालों से है। तो हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो उतनी बेहतर नहीं थी, कई उसमें मसले हो रहे थे। और लोगों के पास जब वास्तविक आय नहीं होगी, वास्तविक आय में वृद्धि नहीं होगी, तो लोग खरीदारी कम करेंगे, क्योंकि वो अपने खाने से उनका पैसा नहीं बचेगा। तो दूसरे चीज़ों की खरीदारी जब कम करेंगे तो एक तरह से उसमें उसका असर दिखेगा कि
उद्योग धंधे उतने तेज़ी से नहीं फैलेंगे जितना तेज़ी से फैलने चाहिए, क्योंकि उद्योग धंधे तब फैलेंगे जब लोगों के पास खरीदने की क्षमता हो, और उद्योग धंधे उतनी तेज़ी से नहीं फैलेंगे। हमारा जो आंकड़ा दिखा भी रहा है ग्रोथ का, वो यही दिखा रहा है कि हमारा ग्रोथ सेवा क्षेत्र में ज़्यादा है, गवर्नमेंट सेक्टर में ज़्यादा है, न कि इंडस्ट्री सेक्टर में, न कि उद्योग क्षेत्र में। तो कृषि में घटता बढ़ता रहता है ग्रोथ, लेकिन जो ग्रोथ है वो सस्टेन ग्रोथ जो हमारा आंकड़ा आता है वो सेवा क्षेत्र से आ रहा है, बैंकिंग हुआ, गवर्नमेंट सेक्टर हुआ, वगैरह वगैरह, है ना। जो रियल ग्रोथ जहाँ होना चाहिए, जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, मिलने का चांस है, वहाँ पे वो ग्रोथ उतना तेज़ नहीं है। तो इंडस्ट्री सेक्टर का नहीं है। तो हम ये देख रहे हैं कि हमारा अनएम्प्लॉयमेंट भी, हमारा बेरोज़गारी भी मतलब उतना बेहतर हालत में नहीं है। लोगों को रोज़गार उतने अच्छे नहीं मिल रहे हैं, या तो नहीं मिल रहे हैं, या मिल रहे हैं तो कम आय वाले रोज़गार मिल रहे हैं। तो ये स्थिति हमारी पहले से बनी हुई है। और इसका एक और इसकी तरफ इशारा एक चीज़ से होता है कि जो हमारी सरकार है वो उद्योगों को बोलती रहती है कि आप इन्वेस्ट करो, आप निवेश करो, और उद्योग उतना निवेश नहीं कर रहे हैं जितनी सरकार की अपेक्षा है। और अब तो ये देखने को मिल रहा है 1-2 साल से कि हमारे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, जो विदेशी लोग हमारे यहाँ पैसे लगाते हैं, चाहे वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, वो भी अपना पैसा यहाँ से निकाल रहे हैं। और हमारे यही नहीं, अभी नए आंकड़े ये भी बता रहे हैं कि हमारे जो अपने देशी कॉरपोरेट के लोग हैं, देशी उद्योगपति लोग हैं, वो विदेशों में पैसा लगाना प्रीफर कर रहे हैं, यहाँ नहीं लगा रहे हैं। तो ये सब ये दिखाता है कि उनको ये कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि हम अगर चीज़ बनाएंगे तो बिकेगी। तो हमारा स्थिति जो है वो पहले से ख़राब थी। इन सब ये जो मैंने आपको बातें बताई उसके आधार पे मेरी जो समझ है, जो मेरी सीमित समझ है, उसके अनुसार मुझे ऐसा लगता है कि हमारी स्थिति पहले से ख़राब हो रही थी, और इस जंग ने उसको और ज़्यादा मुश्किल में हमें ला के खड़ा कर दिया है। पेट्रोल, डीजल और सीएनजी ने लेकर बात करें, गैस ने ले, तो सरकार जय थोड़ा दिन पहले अभी 3 रुपये के आसपास में रेट बढ़ाई, और फिर उसके बाद में 96-94 के आसपास में पैसा का हिसाब से पेट्रोल डीजल पे कीमत बढ़ा दी गई। तो अभी फ़िलहाल में जो पेट्रोल डीजल के ऊपर ये जो रेट बढ़ रही है, ये एक मतलब युद्ध की वजह से, मतलब पेट्रोल डीजल जो क्रूड ऑयल है वो ना आबा की वजह से पेट्रोल डीजल पे इतनी कीमत बढ़ रही हैं, या फिर सरकार का टैक्स को भी मतलब एक फैक्टर देखे जा सके? सरकार का टैक्स का फैक्टर तो इसमें हमेशा से ही रहा है, क्योंकि जब हमारे जैसे क्रूड ऑयल का जो रेट है अभी और जो पहले था, तो जब क्रूड ऑयल का रेट गिरा मार्केट में, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, जब वो सस्ता हुआ पर बैरल, मतलब कितने डॉलर का मिल रहा है उसके हिसाब से अगर देखें $60 ऐसे चला गया था, तो उस दौरान भी सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया ताकि रेट कम नहीं किया, लोगों का पेट्रोल डीजल का रेट कम नहीं किया और टैक्स बढ़ा लिया। और सरकार को ये लगा कि हम एक रेट पे तो लोग ले ही रहे हैं ना, तो उस पे लेते रहेंगे, हम क्यों रेट कम करें, हम अपना इनकम थोड़ा बढ़ा लेते हैं टैक्स बढ़ा के। बाद में जब बढ़ना शुरू हुआ पेट्रोल का दाम इंटरनेशनल मार्केट में, तो उन्होंने फिर भी नहीं बढ़ाया उसको, क्योंकि वो एडजस्ट कर लिया उन्होंने उसको टैक्स वगैरह। तो अभी जो बढ़ाया है वो इसलिए बढ़ाना उनको ज़रूरी लगा 2 कारणों से। एक तो ये जो लड़ाई की वजह से जो मंगाना थोड़ा मुश्किल हो गया है, तो अपने यहाँ और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में रेट बढ़ गया है, तो अब सरकार ज़्यादा, जो हमारी ऑयल कंपनीज हैं वो ज़्यादा पे कर रही हैं वहाँ से लाने के लिए, तो जाहिर है उनको लग रहा है कि हम इसको भरपाई कैसे करेंगे, तो रेट बढ़ाया। दूसरा उनका लेकिन मेन मुझे लग रहा है कि एक और कारण है, वो ये चाहते हैं कि खपत थोड़ा कम हो। खपत कम, हाँ, क्योंकि जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप पेट्रोल वगैरह का थोड़ा खपत कम करिए, है ना। वो क्यों कह रहे हैं खपत कम हो? क्योंकि एक तो रेट बढ़ गया है, दूसरा लाना आसान नहीं है, तीसरा हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो कम हो गया है थोड़ा, अभी रिसेंट जो आंकड़े हैं। तो अब जब हमें कुछ भी बाहर से मंगाने के लिए हमें विदेशी मुद्रा चाहिए, बहुत कम देश ऐसे हैं जो रुपए में माल देने को तैयार हैं। जैसे ईरान हमें कभी किसी टाइम पे, जब हम उससे लेना बंद नहीं किए थे, जब ले रहे थे तो हमें रुपए में देता था, ऐसा रिपोर्ट्स के हिसाब से, जो मीडिया में जो रिपोर्ट्स हैं उसके हिसाब से, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। तो हमें चाहिए डॉलर, जो अगर हमें बाहर से माल ख़रीदना है, स्पेशली पेट्रोल डीजल ख़रीदना है, तो पेट्रोलियम पदार्थ खरीदना है तो, लेकिन बाकी चीज़ों के लिए भी हमें डॉलर चाहिए।
अगर हम इंपोर्ट करते हैं, और हमें डॉलर कहाँ से मिलेगा? जब हम एक्सपोर्ट करेंगे माल। बिल्कुल। तो हमारा एक्सपोर्ट, ओवरऑल एक्सपोर्ट कम है और इंपोर्ट ज़्यादा है, तो हमारे पास डॉलर की कमी रहेगी। लेकिन उसमें क्या होता है कि कुछ लोग जो विदेशों में काम कर रहे हैं वो भी पैसे भेजते हैं, तो वो थोड़ा और डॉलर आ जाते हैं अपने पास, मान लो, और विदेशी मुद्रा आ गया। ओवरऑल सब मिला जुला के हमारा घाटे का स्थिति रहता है। तो हमारे पास जो डॉलर का भंडार, जो विदेशी मुद्रा का भंडार है, वो अगर कम होता है तो हम कहाँ से ख़रीदेंगे? तो हमारा सोना जो है वो 90% आयात होता है, हमारा ये पेट्रोलियम पदार्थ ज़्यादातर आयात होके आता है, और इन सब के लिए हमें डॉलर्स चाहिए, हमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा चाहिए। तो ये भी कारण है शायद कि सरकार ये बोल रही है, प्रधानमंत्री जी ये अपील कर रहे हैं कि आप इन सब चीज़ों का कंजम्पशन थोड़ा कम कीजिए। लेकिन यहाँ पे एक समझने वाली बात ये है कि इन सब चीज़ों का कंजम्पशन तो भाई यहाँ का 70-80% जनता वैसे भी नहीं करता था इतना ज़्यादा। भाई जो गरीब लोग हैं वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चलते हैं, है ना, जो मजदूरी करने जा रहे हैं वो या तो साइकिल से जाते हैं या बस से जाते हैं, मतलब वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रहे हैं। जो सोना चांदी तभी ख़रीदते हैं जब शादी वादी हो, तो मतलब तब तो एकदम ज़रूरी हो जाता है, अदरवाइज़ तो कोई शौक से सोना चांदी ख़रीदना जो रेट है उसके हिसाब से पॉसिबल नहीं है। फिर ये सारी चीज़ें जो हैं, जो अपील की गई हैं सरकार की तरफ से, वो ऐसे ही यहाँ की 70-80% आबादी उसमें या तो नहीं लगाती है पैसे, या बहुत कम पैसे लगाती है उसमें, बहुत कम खर्च करती है उसमें। ये अगर कोई जैसे विदेश जाना, तो विदेश तो घूमने के लिए या शादी करने के लिए तो अमीर लोग ही जाएंगे। गरीब आदमी जाता है तो जाता है मजदूरी करने वहाँ पे, तो वो तो उल्टे वहाँ से भेज रहा है पैसे, वो तो उल्टे वहाँ से विदेशी मुद्रा भेज रहा है, क्योंकि अपने घरों पैसे भेज रहा है। बिल्कुल। तो बैंक में आएगा, बैंक से फिर उसके घर वाले निकालेंगे, तो घर वाले तो रुपए में निकालेंगे, लेकिन वो तो भेज रहा है वहाँ की मुद्रा में। तो वो जो गरीब आदमी तो घूमने विदेश जाएगा ही नहीं। गरीब आदमी या इवन लोअर मिडिल क्लास आदमी भी घूमने विदेश नहीं जाएगा, शादी करने विदेश नहीं जाएगा। जाहिर है शादी करने विदेश बहुत अमीर लोग ही जाएंगे। ये सारी जो अपील है ये तो ऐसे भी यहाँ के जनता के लिए, मतलब वो उसके नीचे ही हैं, उस अपील से नीचे हैं बेचारे। तो लेकिन ये जो अपील की गई है, तो वो अपील की गई है कि भाई जो लोग बाहर विदेश जाते हैं शादी करने, वो शायद नहीं जाएं। हो सकता है इंडिया में करने लगे तो अच्छी बात है, इंडिया के लोगों को काम मिलेगा, होटलों को काम मिलेगा वगैरह वगैरह। तो ये तो है, लेकिन इससे मैं ये समझ रहा हूँ कि मैं ये सोच रहा हूँ कि इस अपील से कितना फ़ायदा होगा, क्योंकि अपील 90% या 80% लोग डेफिनेटली इस अपील के बाहर है, अपील के दायरे के बाहर है। तो किन लोगों के लिए अपील है? तो अपील का है, मतलब अपील का असर अगर होगा अमीर लोगों पे तो उन्हीं पे होगा। बिल्कुल। अच्छा सर, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि जो पेट्रोल डीजल और ये कीमतें जैसे बढ़ती जा रही हैं, क्या लगता है आगामी टाइम पे कितनी इनकी रेटों में इजाफा देखते हैं आप? नहीं, मतलब ये कहना थोड़ा मुश्किल है कि कितना हो जाएगा बढ़ के। ये तो इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल का दाम जो है वो बैरल में, एक बैरल का दाम कितना डॉलर होगा उससे भी तय होगा। और सरकार चाहेगी तो अगर अपने टैक्स में कुछ कटौती करे तो कुछ हद तक सरकार उसको लोगों को उससे बचा सकती है, लेकिन ज़्यादा हद तक तो नहीं बचा पाएगी। अभी फ़िलहाल में मतलब काफ़ी एक अच्छा मौका है सरकार के पास में टैक्स को थोड़ा कम करने का, जिससे आम जनता की जेब पे थोड़ा असर कम पड़े। आपको क्या लगता है? और सरकार के अगर टैक्स कम करेगी सरकार, तो पेट्रोल डीजल का दाम कम होगा, तो बाकी चीज़ों का भी दाम कम होगा, उससे डेफिनेटली फ़ायदा होगा लोगों को, है ना। लेकिन सरकार की चिंता अभी सिर्फ ये नहीं है कि पेट्रोल डीजल का दाम कम करके महंगाई को थोड़ा चेक किया जाए, सिर्फ ये चिंता नहीं है। महंगाई तो बढ़ा है, क्योंकि अब अप्रैल में जो थोक मूल्य सूचकांक आया है, जो WPI, वो 8% से ज़्यादा का है। तो 8% से जब महंगाई बढ़ रही है पिछले साल की अपेक्षा, पिछले साल अप्रैल की अपेक्षा इस साल के अप्रैल में अगर 8% से ज़्यादा महंगाई बढ़ी है, वो भी थोक मूल्य में, अगर खुदरा मूल्य का आंकड़ा उससे भी ज़्यादा हो सकता है, तो महंगाई रोकने की चिंता सरकार ज़रूर करेगी। लेकिन मुझे नहीं लगता सरकार ये रूट लेगी, क्योंकि उसको ये भी लग रहा है कि पेट्रोल का खपत थोड़ा कम हो तो हमें मंगाना कम पड़े। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार इस दृष्टि से सोच रही है। वर्तमान स्थितियों को देखते हुए, जैसे युद्ध के हालात हैं और अमेरिका ईरान युद्ध जो आप कह रहे हैं कि अभी टला नहीं है, वो मतलब आगे बढ़ सकता है, ऐसे हालात अगर विकराल हो जाते हैं तो भारत के अंदर
कितनी बड़ी मात्रा में अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा मतलब गिराव आ सकता है। आप क्या मानते हैं कि आम आदमी उससे कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट हो सकता है? क्या-क्या चीज़ें हैं जो आम आदमी की ज़रूरत की वो सबसे पहले महँगी होंगी, अगर आने वाले टाइम में युद्ध की स्थिति और भी विकराल होती है तो? आम आदमी की ज़रूरत की सबसे पहले तो पेट्रोल डीजल महंगी होगी, खाद, फर्टिलाइज़र। प्रधानमंत्री जी ने कहा खाद, किसानों से आग्रह किया कि खाद भी आप कम इस्तेमाल करें। लेकिन खाद ऐसी चीज़ है कि हम खेती, हमारा जो मान लो पिछले 50 सालों से हम खाद डाल डाल के खेती करते आ रहे हैं, 50-70 मतलब जब से ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ है खाद ही डाल के खेती करते आ रहे हैं। तो हम अचानक से एकदम बिना खाद की खेती पे नहीं जा सकते। उसके लिए एक धीमी प्रक्रिया होती है और उसके लिए हमें जाना पड़ता है कि भाई हम अब ये जो केमिकल फर्टिलाइज़र है, रासायनिक उर्वरक है, इसका इस्तेमाल हम धीरे धीरे कम करेंगे और जो प्राकृतिक खेती है उसकी तरफ जाएंगे, जो गोबर और घास पत्तों वगैरह से जो खाद बनता है उसका इस्तेमाल करेंगे। तो उसमें एक ट्रांजिशन फेज़ होता है, वो अचानक हम नहीं कर सकते। जैसे अचानक श्रीलंका ने करने का कोशिश किया और वो उसमें उनको बहुत बुरे हालात का सामना करना पड़ा, तो हम अचानक वो नहीं कर सकते। तो उसका रेट बढ़ेगा, उससे हमें दिक्कत होगी, उससे हमें दिक्कत होगी कि हमारा फूड प्रोडक्शन अगर अफेक्टेड होगा तो हमारे पर कैपिटा फूड का अवेलेबिलिटी का, अनाज का, दालों का वगैरह का अवेलेबिलिटी पर कैपिटा अगर कम होगा तो उसकी महंगाई बढ़ सकती है। तो ये दो चीज़ तो है जिसमें दिक्कत आएगी। फिर अगर जो लोग, जो देश लड़ाई में उलझे रहेंगे, वहाँ अगर हम कुछ बेचते हैं, वहाँ कुछ हम एक्सपोर्ट करते हैं और अगर उनके लड़ाई में उलझे होने के कारण अगर वो हमसे चीज़ें कम खरीदना शुरू करें तो उसमें भी दिक्कत आ सकती है कि भाई हम जो बेच रहे थे उनको, वो अब अगर कम ख़रीदते हैं तो उन क्षेत्रों में भी फिर उसमें जो मज़दूर लगे हैं उनका काम वगैरह वगैरह। तो कई मामलों में जब अब जो भी उद्योग धंधा पेट्रोल डीजल ये सब पे डिपेंडेंट है, अगर वो उसका रेट बढ़ा या अगर उसमें सप्लाई में कमी आई तो वो उद्योग धंधा बंद होगा। गैस पे जो डिपेंडेंट है वो उद्योग धंधा बंद होगा, ढाबे बंद होंगे, तो उस पे जो लोग मज़दूर काम करते हैं या उस पे जो मज़दूर खाना खाने जाते हैं उनको दिक्कत होगा। तो मतलब जैसे गैस के दाम बढ़े तो हमारे मज़दूर ने शहर छोड़ के गांव चले गए कि भाई हम जितना कमा रहे हैं उससे 4 गुना ज़्यादा का गैस खरीदेंगे तो फ़ायदा क्या, हम गांव चले जाते हैं। तो गांव चले गए कि हम किसी तरह वहाँ पे काम कर लेंगे। तो ये जो इफ़ेक्ट होगा इन सब चीज़ों पे, उसका फिर ये इफ़ेक्ट होगा कि उद्योग धंधे अपने कमज़ोर हो जाएँ, कम मतलब थोड़े उन बंद होने के कगार पे आ जाएंगे, मज़दूर गांव की तरफ जाने लगेंगे। तो ये एक मुश्किल स्थिति आ जाएगी। इससे बचा कैसे जा सकता है? क्या लगता है आम जनता क्या कर सकती है इसमें सहयोग के तौर पे, या फिर उसकी जो रेगुलर बेस की जो ज़िंदगी है उसमें ऐसा कौन सा चेंजेस ला सकती है जिससे इस स्थिति में थोड़ा सा कंट्रोल हो? ज़्यादा तो नहीं हो पाएगा क्योंकि तो वैश्विक स्तर का एक मतलब सिनेरियो बन चुका है, बट आम जनता कैसे इसको अपने आप को सेफ फील कर सकती है? क्या कुछ चीज़ें हैं जो सावधानी बरतनी चाहिए? आम जनता के लिए तो मैं जैसे पहले बोला आपको कि आम जनता जो है, ज़्यादातर यहाँ की जनता, उसका जो, जैसे अभी मैं एक आंकड़ा देख रहा था कि जो कॉरपोरेट में भी काम कर रहे हैं लोग, उसमें भी 90% लोग 25,000 से कम मंथली इनकम है उनका। 90% लोग कॉरपोरेट में भी जो काम कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो भाई वो तो पहले से ही एक ऐसे लेवल पे है जहाँ पे बहुत कम इनकम पे गुजारा कर रहा है ना। जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में है, स्वरोजगार में, उनका रियल इनकम एनुअल जो है वो कुछ 12,000 कुछ ऐसा बता रहा है। मैं अभी तो सारे चीज़ें लो लेवल पे ही हैं हमारा, मतलब सबसिस्टेंस लेवल पे ही हम ऑपरेट कर रहे हैं। तो उसमें हमारे लिए चॉइसेस बहुत कम हो जाते हैं कि हम क्या करें और क्या नहीं करें। फिर भी जो आम आदमी है उसको बिल्कुल ये ख्याल रखना है कि ज़रूरत से ज़्यादा जो, अगर कोई भी खर्च है उसको लग रहा है कि ये हमारे लिए गैर ज़रूरी है, उसको अभी कटौती करे और थोड़ा सेविंग रखे। और दूसरा, ऐसे काम में लगे जिस काम में उसको काम कई बार हमारे चॉइस के हिसाब से नहीं मिलता है, हम जो चाहते हैं वही काम नहीं मिलता है, जो मिलता है वो करना पड़ता है। लेकिन फिर भी अगर हम कुछ ऐसे काम में लगें जहाँ पे हमें ये है कि भाई ये काम बंद होने का ख़तरा कम है, तो वो है। लेकिन अगर पेट्रोल डीजल का शॉर्टेज बना रहा, कमी बनी रही, तो उससे तो मतलब हर काम प्रभावित होता है ना। भाई आप अपने ऑफिस से यहाँ तक कैसे आए,
फ्यूल यूज गाड़ी से आया ना अब तो। हाँ, तो कोई भी काम किसान अपना खेती, मान लो अनाज खाद उसको नहीं मिला तो उसने गोबर वगैरह से खेती कर ली, उसका अनाज चलो पहले 200 बोरी होता था तो इस बार 150 बोरी या 100 बोरी हो गया। अगर उसमें से उसने 20-50 बोरी अपने लिए रख लिया, 50 बोरी बेचना चाहता है तो मंडी कैसे ले जाएगा? फ्यूल यूज गाड़ी से। तो ये तो एक ऐसा क्राइसिस हो जाएगा कि जो सबको प्रभावित करेगा, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हों। तो हम तो यही कहेंगे कि हम लोगों को यही सोचना चाहिए कि भाई क्राइसिस ये ख़त्म हो, कम हो, ख़त्म हो, बातचीत हो देशों में जो देश आपस में लड़ रहे हैं, और भारत सरकार भी अपने सारे ऑप्शन खुले रखें। क्योंकि हम अगर किसी एक दो ऑप्शन पे डिपेंडेंट रहेंगे कि हमें वहीं से लेना है, तो हम हमारा जैसे हम रशिया से एक्सप्लोर कर सकते हैं, हम अमेरिका, रशिया, भारत सरकार आपस में बात करके और वो देख सकते हैं। तो जो नए दूसरे जहाँ से तेल निकल सकता है वहाँ से ले सकते हैं। मतलब वो महंगा भी पड़ सकता है क्योंकि वो ट्रांसपोर्टेशन, जैसे अगर अमेरिका से या वेनेजुएला से आए तो वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि अरब से आएगा तो नज़दीक है। तो वो तो बात है, लेकिन फिर भी हमें सारे ऑप्शन भी भारत सरकार तलाश रही होगी। हमें पूरी उम्मीद है कि वो सारे ऑप्शन पे काम कर रहे होंगे कि हमें और देशों से जहाँ से भी हो सकता है इनको लिया जाए, और इस पे काम कर रहे होंगे। ईवी की तरफ सबसे सही मौका है जाने का, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की ओर। लेकिन यही बात है कि हमें ईवी की तरफ ऐसे भी जाना चाहिए क्योंकि हम चाहते हैं कि भाई जो हमारी हवा है वो थोड़ी साफ़ रहे, और हमारे जो एयर पोल्यूशन का प्रॉब्लम भी थोड़ा कम हो। तो ये तो हमारा ऐसे भी एक कोशिश है, उसके तरफ जाने का सरकार का एक कमिटमेंट है कि हम ज़ीरो कार्बन एमिशन की तरफ बढ़ना है हमें। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है। तो लेकिन यही असली बात ये जो मुख्य बात तो समझने को ये है कि ये सब चीज़ें एक साल में नहीं की जा सकती। हाँ, वो तो है। इनमें समय लगता है, एक बात है। दूसरी बात ये है कि और भी जो इसके दूसरे इफ़ेक्ट हैं वो भी हमें देखने पड़ेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम जो बैटरीज होंगी कारों में उनको हम किससे चार्ज करेंगे? इस बिजली से चार्ज करेंगे जो हमारे घर में आ रहा है, और वो बिजली आ रहा है थर्मल पावर उससे, थर्मल पावर प्लांट से। तो थर्मल पावर प्लांट वहाँ भी कोयला ही जल रहा है, तो है ना, ज़्यादातर बिजली थर्मल पावर प्लांट से आ रहा है। कुछ पानी वाले प्लांट से आ रहा है, कुछ बिजली थोड़ा जो है वो न्यूक्लियर या विंड ये सब से आ रहा है। तो सोलर प्लांट भी आजकल राजस्थान में, हाँ, राजस्थान से सोलर और इनसे आ रहा है। तो वो भी हमें देखना है कि हम मतलब कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जो ये गैर पारंपरिक बिजली के स्रोत हैं जैसे सोलर वगैरह या विंड, इनके तरफ हम कैसे बढ़ सकते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें समय लेती हैं। ये इससे हम अभी 1 साल में या 6 महीने में इस तरफ हम तेज़ी से नहीं बढ़ सकते। मेक इन इंडिया, मतलब स्वदेशी अपनाओ, मेक इन इंडिया, ये काफ़ी साल से सरकार के द्वारा चलाया गया। ये सबसे सही समय है मेक इन इंडिया को सही से आंकने का? कितना सक्सेस हुआ अपने देश में इतने सालों में? तो मेक इन इंडिया का क्या मतलब है? मेक इन इंडिया का मतलब है कि यहाँ पे प्रोडक्शन होगा, यहाँ पे चीज़ें, यहाँ पे इंडस्ट्री लगेंगी, फैक्ट्री लगेंगी, अपने भी और विदेशी जो बड़ी कंपनियां हैं, मतलब जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, वो भी यहाँ पे आके फैक्ट्री लगाएं, जैसे चाइना में जाके लगाती हैं, उस तरह से। तो उसको सफल हुआ कि नहीं हुआ, उसको देखने के लिए आपको ये देखना है कि हमारा जो शेयर है जीडीपी में इंडस्ट्री का, वो कितना है। पहले कितना था, अब कितना है। तो उसमें कोई बदलाव तो हुआ नहीं है। पहले लगभग जितना था उतना ही है मोटा मोटी। वो अगर हम उस दृष्टि से देखें तो हमारा, जैसे मैं पहले भी बोल रहा था कि हमारा जो जीडीपी है उसका बड़ा हिस्सा जो है वो सर्विस सेक्टर से आता है, और ग्रोथ भी जो होता है जीडीपी में उसका भी बड़ा हिस्सा सर्विस सेक्टर से आता है। तो हमारा जो औद्योगिक क्षेत्र है वो तो एक्सपेंड कर नहीं रहा है जिस तेज़ी से करना चाहिए था, जितना उम्मीद था। तो मेक इन इंडिया के बावजूद वो उस तेज़ी से नहीं कर रहा है। तो ये स्थिति है। लेकिन तो हमें ये है कि क्या हम सारा चीज़ यहाँ बना सकते हैं, ये भी एक सवाल है। तो हमारा किन चीज़ों में, किन क्षेत्रों में हमारा एज है, हमारा किन क्षेत्रों में हमारे पास
एक स्ट्रेंथ है, उन क्षेत्रों में हम ज़रूर काम करें, उन क्षेत्रों में हम ज़रूर लगाएं शक्ति अपनी, उन क्षेत्रों में हम अपने जो हमारा वर्क फोर्स है, हमारा जो युवा है उसकी स्किलिंग करें, उसको उन क्षेत्रों में जाने के लिए प्रेरित करें, और उद्योगपति जो हैं हमारे उनको हम उन क्षेत्रों में प्रेरित करें कि वो इन्वेस्ट करें। तो ये बिल्कुल ही ज़रूरी चीज़ है कि हम उद्योग धंधों को बढ़ाने की तरफ जाएं, और इस तरह से जाएं कि उससे पर्यावरण को भी कम नुकसान हो और लोगों को रोज़गार मिले, उस तरह से। जो एफपीआई है, इसके अंदर पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि पैसा आने की जगह बाहर गया है, हाँ, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में। तो इसका कितना बड़ा फैक्टर है अर्थव्यवस्था में? पोर्टफोलियो में भी और डायरेक्ट में भी। डायरेक्ट में भी। ये बात सही है कि हमारा जो निवेश है, जो हमारे निवेशक हैं, विदेशी निवेशक, वो अपने पैसे निकाल रहे हैं। बिल्कुल। तो ये भी एक कारण है कि हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो कम हुआ है। तो जब वो पैसे क्यों निकाल रहे हैं, मतलब आप तो ये तो तय ही है, आप ही बोल रहे हो, आंकड़े भी बोल रहे हैं कि वो निकाल रहे हैं। तो क्यों निकाल रहे हैं? तो उनको ये भरोसा नहीं हो रहा है कि हम यहाँ पे जो हम अगर इन्वेस्ट करेंगे तो उस इन्वेस्टमेंट से हमें उतना प्रॉफिट आएगा, उतना लोग खरीदेंगे हमारा प्रोडक्ट। तो वो उनको लग रहा है। दूसरा, जो शेयर बाज़ार में लगा रहे हैं, जो पोर्टफोलियो वाला, उनको भी लग रहा है कि जो शेयर बाज़ार से जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उससे जो वो है रिटर्न है, वो उतना रिटर्न इंडिया में नहीं है जितना दूसरे कंट्रीज़ में है। तो वो एनालिसिस करते रहते हैं अपना कि कहाँ पे पैसे लगाने से ज़्यादा रिटर्न आ रहा है। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, इन जनरल अभी के आंकड़े ये बता रहे हैं कि उनमें जो शेयर मार्केट में पैसे लगाए जा रहे हैं उसमें कम रिटर्न है, और इंडिया में कम रिटर्न है दूसरे देशों की अपेक्षा। तो उन देशों में अपने पैसे ले जा रहे हैं जहां उनको लग रहा है कि ज़्यादा रिटर्न है, क्योंकि ये पूरा ही शेयर बाज़ार में जो इन्वेस्टमेंट की बात है वो पूरा सिर्फ इससे तय होता है कि हमारा रिटर्न कितना मिलेगा। और रिटर्न, जो शेयर बाज़ार का रिटर्न सिर्फ इस पर निर्भर नहीं करता है कि हमारी अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत है, इस पर तो निर्भर करता है, लेकिन बाकी चीज़ों पे भी करता है। तो लेकिन बेसिक जो प्राइमरी चीज़ है वो ये है कि हमारी अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत है, उस पे निर्भर करता है, और बाकी कई चीज़ों पे निर्भर करता है। वो जो बोलते हैं सेंटीमेंट, तो सेंटीमेंट तो कई चीज़ों से हो सकता है। तो इसलिए वो निकाल रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि हमें प्रॉफिट उतना नहीं हो रहा है जितना वो उम्मीद कर रहे थे। अमेरिका का और भारत का जो तनातनी का माहौल है, वो अपने देश की अर्थव्यवस्था में कितना बड़ा फैक्टर साबित हो रहा है? या फिर आने वाले टाइम में अगर ऐसा ही रहा, समझौते ठीक से नहीं हो, तो क्या अमेरिका भारत की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है? अमेरिका तो भारत की अर्थव्यवस्था में बड़ा रोल मतलब ऐसे ही करेगा। हमारा ट्रेड पार्टनर, बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर है अमेरिका। हम वहाँ एक्सपोर्ट करते हैं, हम वहाँ से इंपोर्ट करते हैं, तो वो तो रोल तो है ही। और दूसरा बात, अमेरिका का इसलिए भी रोल है कि भाई अमेरिका दुनिया का सुपर पावर है, तो इसलिए सारी दुनिया पे उसका असर है। उसमें वो जो करता है, उसकी जो नीतियाँ बनाता है, वो जो अपने फैसले करता है, डिसीजन करता है, ये अमेरिका का ही डिसीजन था कि ईरान पे हमला किया जाए। उस डिसीजन का खामियाजा हमें भारत भी भुगत रहा है, दूसरे देश भी भुगत रहे हैं। तो अमेरिका क्या डिसीजन करेगा उसका असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अब रही बात कि अमेरिका का जो भारत से जो ट्रेड वाली बात चल रही थी कि हम ट्रेड डील एक हो जाए, भारत और अमेरिका में एक फंक्शनल ट्रेड डील हो जाए, जिससे भारत के किसानों को, भारत के छोटे उत्पादकों को भी नुकसान कम हो और हमारा एक उनके साथ संतुलित व्यापार बना रहे, जिसमें हम उनको अपना जो निर्यात करते हैं वो करें, और वो जो हमें निर्यात करना चाहते हैं, मतलब वहाँ से जो आयात आ रहा है, वो ऐसी चीज़ें ऐसे सस्ते में ना आ जाएं जिससे हमारे किसान, हमारे जो कपास के व्यापारी हैं, या हमारे जो दूसरे व्यापारी नहीं, कपास के जो किसान हैं, और जो हमारे दूसरे किसान हैं जैसे मछुआरे हैं, जो हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, उनको ज़्यादा नुकसान नहीं हो। क्योंकि वहाँ के जो किसान हैं और वहाँ के जो एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट हैं, उनको पैदा करने के लिए उनको सरकार इतने तरह की सुविधाएं देती हैं कि वो चाहें तो मतलब बहुत कम दाम में यहाँ पे वो चीज़ें डंप कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि यहाँ के जो हमारे किसान हैं, हमारे जो उत्पादक हैं, छोटे उत्पादक, उनको नुकसान हो सकता है। तो भारत सरकार में
जो लोग बैठे हैं, जो बातचीत कर रहे होंगे अमेरिका के लोगों से इस विषय में, क्योंकि हमें उसकी पूरी जानकारी नहीं है, हमारे पास सारा इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इसमें हमें थोड़ा बोलना अभी मुश्किल है। लेकिन लोगों को जो चिंता है वो ये है कि ऐसा ना हो कि हमें वहाँ के सस्ते प्रोडक्ट इतने आ जाएं अपने बाज़ार में, भारतीय बाज़ार में, कि जो यहाँ के डेयरी प्रोड्यूसर्स हैं, यहाँ के जो फिशरमैन हैं और वीमेन हैं, और जो यहाँ के किसान हैं, वो नुकसान में आ जाए। तो ये लोगों की बड़ी चिंता है। और चाइना की बात करूँ मैं, जैसे अभी चाइना की हालत में जो बताया हूँ कि पूरी दुनिया का जो फाइनेंशियली है ग्रोथ वो रुका हुआ है, लेकिन चाइना ग्रोथ कर रहा है। वो कौन सी स्ट्रेटजी से काम करता है? एक तो चाइना अपने आप में एक बहुत बड़ा बाज़ार है ना, मतलब बाज़ार आबादी के हिसाब से भारत के बराबर है लगभग। पहले भारत से ज़्यादा था, अब थोड़ा भारत से हल्का कम है, लेकिन बाज़ार बड़ा इसलिए है क्योंकि उनका इनकम हमारे से बेहतर है, इनकम लेवल। तो एक तो खुद इतने बड़े बाज़ार हैं बेटर इनकम के साथ, तो उनका खुद का कंजम्पशन हो सकता है, ख़रीद सकते हैं, कर सकते हैं, जो कि हमारे यहाँ पे कंजम्पशन कम होगा क्योंकि हमारा इनकम कम है। लोग तो हैं लेकिन इनकम कम है। तो एक तो ये बात है। दूसरा बात ये है कि उनका ऑलरेडी पूरी दुनिया के बड़े बड़े कंपनी वहाँ पे फैक्ट्री लगा रखे हैं। तो वो अगर मान लो कि डाइवर्सिफाई करना भी चाहें, दूसरे देश में जाना भी चाहें, तो उसमें भी समय लगेगा ना, तब तक तो उनका चलता रहेगा काम वहाँ पे। तीसरा बात यह है कि चाइना आज एक ऐसे कुछ मामलों में उसके ऐसे स्ट्रेंथ वाली पोजीशन में है, जैसे रेयर अर्थ मिनरल्स, जो एक ऐसे मिनरल्स होते हैं जो आज के समय के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और वो चाइना के पास है। उसके लिए कई देश उस पर डिपेंडेंट है, अमेरिका सहित। तो फिर वो उनसे एक निगोशिएटिंग पावर में बात कर सकता है कि भाई ये चाहिए तो आप हमें कुछ छूट दो तो हम आपको ये देंगे। तो ये कई सारे ऐसे कारण हैं। एक तो एक इकोनॉमिक पावर है वो आज के टाइम पे, दूसरा उनका अपना एक बहुत बड़ा बाज़ार है, और वो बाज़ार हमसे बेहतर है, मतलब हमसे ज़्यादा परचेजिंग कैपेसिटी है उनकी। और तीसरा उनके पास ऐसे स्ट्रेटेजिक चीज़ें हैं, ऐसे स्ट्रेटेजिक मिनरल्स हैं, और उनका जो उत्पादन क्षमता है वो इतना मजबूत है कि वो दुनिया के सभी कंपनियों को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं कि आप आइए हमारे यहाँ बनाइए। और ऐसा लग रहा था कुछ साल पहले तक कि उसमें बदलाव आने वाला है, अब कंपनियाँ वहाँ से निकल के कहीं और जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ खास हुआ तो नहीं है ना। लोग तो वहीं हैं, कंपनियाँ, बड़ी बड़ी कंपनियाँ अभी भी वहीं हैं, और उन्होंने ऐसे ऐसे बना रखे हैं कंपनी जो एकदम वहाँ पे इंसान ही नहीं है, बस मशीनें काम किए जा रही हैं, पूरे अंधेरा है, और वहाँ जाओ देखने तब लाइट जलाते हैं कि हाँ देख लो भाई, मतलब अपने आप जल जाता है ऑटोमेटिक है। उनके ड्राइवरलेस कार्स बना लिए हैं उन्होंने, उसको चला रहे हैं वहाँ के, जबकि उनके पास इतना ह्यूमन है। उनके पास ह्यूमन फोर्स है, इतना लेबर फोर्स है, उनको रोज़गार भी देना है, फिर भी वो दोनों को ही बैलेंस करके चल रहे हैं। वो जो ऑटोमेशन कर रहे हैं, वो जो AI की तरफ जा रहे हैं, बावजूद इसके ऐसा भी नहीं है कि उनका मतलब बेरोज़गारी वहाँ है, लेकिन ऐसी नहीं है कि हाहाकार मच जाए। तो वो एक लेवल तक पहुँच गए हैं, एक क्रिटिकल मास उन्होंने अचीव कर लिया है। अब उसके ऊपर उनको आगे ही जाना होता है, और उनके पास एक क्षमता है कि वो, और 120 देश उनके ट्रेडिंग पार्टनर हैं। तो भाई मान लो जो 2-4-10 देश से में कुछ लड़ाई झगड़े की वजह से उनका माल ख़रीदना कम भी कर दिया, तो 100 देश तो ख़रीद रहे हैं। और मान लीजिए अमेरिका ने उन पे कहा कि हम आपके ऊपर ज़्यादा वो लगा देंगे, टैरिफ लगा देंगे, टैक्स लगा देंगे आपके प्रोडक्ट पे, तो उनका हम भी लगा देंगे आपके प्रोडक्ट पे, हम खाली आपको नहीं बेचते हैं, आप भी हमको बेचते हैं। तो इसलिए वो एक बराबरी के लेवल पे जाके बातचीत कर पाते हैं। और जो अभी जो विज़िट हुआ प्रेसिडेंट ट्रम्प का, उसमें भी दिखा कि वो कोई ऐसे नहीं दिख रहे थे कि वो कमज़ोरी के लेवल पे बात कर रहे हो या नीचे के लेवल से बात कर रहे हो, वो इक्वल उस पर खड़े होकर बात कर रहे थे। डॉलर का बढ़ना, पैसे का जो गिरना है, ये कुछ अर्थशास्त्री ये मान रहे हैं कि 150 तक भी जाएगा, 150 रुपये का $1 होने वाला है, मतलब कुछ रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया गया है। आपको क्या लगता है? अभी फिलहाल में 96 रुपये के आसपास में पहुंच चुका है। तो नहीं, मतलब 150 अगर जाएगा 1-2 महीने में तो नहीं जाएगा, उसमें तो टाइम लगेगा। लेकिन ये बात है कि रुपए पे बहुत दबाव है। दबाव इसलिए है क्योंकि हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो कम हो गया,
एक तो ये मसला हो गया। दूसरा, हमें बाहर से जो ख़रीदना ही है चीज़ें, तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जिसको बोलते हैं वो बढ़ रहा है। मतलब करंट अकाउंट डेफिसिट मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जो डेफिसिट हो रहा है, जो हम ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं एक्सपोर्ट जितना करते हैं उससे, उसमें अगर हम माइनस कर दें जो बाहर से पैसे आ रहे हैं अपने, जो विदेशों में जो लोग काम कर रहे हैं वो भेज रहे हैं, वो सब मिला जुला के देख कर लें बराबर, तो हमारे पास जो पैसे की विदेशी मुद्रा की कमी रहती है हर साल, तो उसको वो कम वो हमारा बढ़ रहा है, वो घाटा। तो हमारे लिए और हमें हर चीज़ के लिए डॉलर की ज़रूरत है इंपोर्ट करने के लिए। तो जो लोग भी कुछ भी इंपोर्ट कर रहे हैं वो उनको डॉलर चाहिए, तो इस पे रुपए पे दबाव बढ़ेगा। अब आरबीआई जो है, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, वो ज़्यादा अभी इंटरवीन करना नहीं चाहती है, जैसे पहले कुछ दिन किया था कि अगर इंटरवीन करेंगे तो रेट तो स्टेबलाइज हो जाएगा, लेकिन हमारा डॉलर और हमारा जो विदेशी मुद्रा है और कम हो सकता है। तो वो नहीं चाहते हैं कि उस तरह से करें। तो ये अभी तो ऐसी ही लग रहा है, मैं कोई बहुत इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ इस विषय का, लेकिन अभी तो ऐसा ही लग रहा है कि ये बढ़ने वाला है। मतलब डॉलर की कीमत और बढ़ने वाली है, रुपए की कीमत और कम होने वाली है। अच्छा, आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा। दिल्ली, हरियाणा, बाकी और राज्यों के अंदर अपन पेट्रोल डीजल की कीमतों की बात करें तो वहाँ पर राजस्थान से बहुत कम पैसा है। अभी तक वहाँ पर 100 की बात की जा रही है, वो अभी 100 में ही बात कर रहे हैं कि जल्दी 100 रुपये हो जाएगा पेट्रोल, जल्दी ये हो जाएगा। लेकिन अपने यहाँ पर 108 रुपये से भी ऊपर जा चुका है। तो स्टेट गवर्नमेंट का कितना बड़ा फ़र्क होता है? वहाँ पर इतने कम दाम क्यों हैं पेट्रोल डीजल के, राजस्थान में इतने ज़्यादा दाम क्यों हैं, क्या कारण है? तो हमारे यहाँ जो लगता है वो पेट्रोल डीजल पे जो टैक्स लगते हैं, एक तो भारत सरकार लगाती है, आयात जब करते हैं तो इंपोर्ट पे उस टाइम पे जो टैक्स लगता है, और फिर जब वो बिकता है स्टेट में आके तो स्टेट में एक वैट लगता है, वैल्यू एडेड टैक्स। तो जिसको पहले सेल्स टैक्स बोलते थे, बाद में वैल्यू एडेड टैक्स। तो जो वैल्यू एडेड टैक्स दूसरे चीज़ों पे जो लगता था उसको जीएसटी में कन्वर्ट कर दिया, तो अब वो जीएसटी कहलाने लगे। लेकिन पेट्रोल डीजल पे अभी भी वैल्यू एडेड टैक्स लगता है, स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। तो अब स्टेट गवर्नमेंट के पास यही एक चीज़ बच गया है जिसमें वो कुछ चीज़ें जो बच गई हैं उनमें से एक यही है कि जिसमें वो फैसले ले सकते हैं। नहीं तो जीएसटी किस पे कितना लगेगा ये फैसला तो जीएसटी काउंसिल करता है। बिल्कुल। तो जीएसटी काउंसिल उसको डिसीजन करेगा बाकी चीज़ों का। इसका एक इनके पास ये बचा हुआ है स्टेट गवर्नमेंट के पास कि वो भाई वैट कितना लगा दें इस पे। तो वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग है, और उसमें ज़रूर राजस्थान सरकार विचार कर सकती है कि वो अपनी वित्तीय स्थिति को देखते हुए उसमें अगर कुछ कटौती करेंगे तो राजस्थान के लोगों को ज़रूर रिलीफ मिलेगा। तो ये एक मतलब अच्छा कहेंगे कि गेस्चर होगा सरकार की तरफ से, एक अच्छा जेस्चर होगा कि भाई हमने चलो रेट बढ़ रहे हैं लेकिन हमने अपना वैट थोड़ा कम किया। अब वो सरकार कम कर पाएगी नहीं कर पाएगी, उसकी आर्थिक स्थिति, उसकी वित्तीय स्थिति क्या है अभी, उसका आय कितना है, खर्च कितना है, वो सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर वो करती है सरकार तो ये एक पॉजिटिव बात होगा यहाँ के राजस्थान की जनता के लिए। बाकी जैसे अन्य राज्यों की बात करें तो वहाँ पर जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम हैं उस तरीके से डेवलपमेंट भी ऐसी बात नहीं कि नहीं हो रहा है, सब तमाम चीज़ें हो भी रही हैं। बट यहाँ पर इतना टैक्स लगाने के बावजूद भी अपने जो डेवलपमेंट की ग्रोथ है वो बेहद ही कम है। तो फिर इस टैक्स को लगाने से जनता को क्या फ़ायदा है नुकसान के सिवाय? आप क्या मानते हैं, अपने क्या विचार मानते हैं? नहीं मतलब देखो, अब कुछ स्टेट रिच स्टेट हैं, है ना, और कुछ स्टेट अपने टैक्स के लिए, अपने वित्तीय स्थिति के लिए भारत सरकार पे ज़्यादा निर्भर है, कुछ कम निर्भर है ना। कुछ का अपना टैक्स कलेक्शन ज़्यादा है, कुछ का कम है। तो ऐसी स्थिति है। तो राजस्थान उन राज्यों में से है जिसमें इसका अपना टैक्स कलेक्शन उतना, मतलब बिहार यूपी जैसा स्थिति नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र, गुजरात, उनका अपना टैक्स बेस बहुत मजबूत है क्योंकि उनके यहाँ इंडस्ट्री वगैरह हैं। तो इस तरह से हम देखें तो जो सरकार का जो ओन टैक्सेस है वो उसको चाहते हैं कि बनाए रखें, तो उसलिए वो करते हैं कि भाई हमारा इनकम ज़्यादा रहे। लेकिन सरकार को इसके साथ, चूँकि जब सरकार टैक्स लगा रही है लोगों पे और सरकार का हर पैसा टैक्स से ही आता है,
और सरकार की जो आय होती है वो टैक्स से होती है या फिर लोन लेते हैं, तो टैक्स से ही होती है। तो सरकार जब लोगों से टैक्स ले रही है तो लोगों को अच्छी सुविधाएं देना ये सरकार की जिम्मेदारी है, टैक्स ले चाहे नहीं ले। संविधान बोलता है भाई आपको अच्छा शिक्षा देना है, अच्छा स्वास्थ्य देना है, अच्छा पानी देना है, तो ये संवैधानिक एक जिम्मेदारी है और इसमें ज़रूर राज्य सरकार को अपनी क्षमता से बेहतर प्रदर्शन करना चाहिए। नहीं तो फिर लोगों के लिए तो वही बात होगी कि भाई हम मतलब मेहनत भी कर रहे हैं, टैक्स भी दे रहे हैं, फिर भी अगर हमारी सड़कें ठीक नहीं हैं, फिर भी अगर हमारे सड़कें तो चलो स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे तो अच्छे दिखते हैं, लेकिन जो ग्रामीण सड़कें हैं उनकी क्या हालत है, फिर स्कूलों की हमारी क्या हालत है, फिर हमारे हेल्थ सेंटर्स की क्या हालत है। तो ये सारे हालत, इनमें सुधार की ज़रूरत है और इन पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बिल्कुल ही मैं आपसे सहमत हूँ इस बात। बिल्कुल। तो आज जो फिलहाल में भारत के अंदर आर्थिक रूप से जो स्थितियाँ बनेड़ी हैं बाके ऊपर आज चर्चा हुई, साथ ही साथ जो वैश्विक के इस तरह का जो कारण हैं बाके ऊपर भी हम बातचीत करें। प्रति व्यक्ति जो कमा रहे है, मजदूर वर्ग है, मिडिल क्लास है और साथ ही साथ हाई क्लास है, आन सब की जो आर्थिक रूप से जो अभी फ़िलहाल में कंडीशन हो रखी है बेका ऊपर भी बहुत सारी चीज़ा का ऊपर देश की आबड़ा टाइम में के कुछ अनुमान लगाया जा रहे हैं। हर एक चीज़ के ऊपर जो अभी फ़िलहाल में युद्ध की स्थिति में के कुछ बदलाव हो रहा है वे के ऊपर आज चर्चा करें। डॉक्टर अहमद साहब सु जो अपन चीज़ा पतो लागी हैं आज बेस्तारा तक पहुँचावे कोशिश करें। हाँ बाकी थारो ये पूरी चर्चा का मायने के विषय है जो थाने सटीक लाग रहे है, बाकी थारो आंकलन के कह रहे है आबड़ा टाइम में अपना देश के अंदर आर्थिक रूप से और भी ज़्यादा गिरावट देखने तो मिलेगी या फिर धीरे धीरे हालात ठीक होंगे, वैश्विक स्तर पर जो युद्ध की स्थिति है वह बिल्कुल ख़त्म सी हो जाएगी। थे जो भी मानो हो वो कमेंट में बताओ। बाकी थे मन सुन रहे हो जलको पर, नाम मेरे बबलू है, कैमरा के पास मेरे भाई निशांत है। धन्यवाद, राम राम साहब। झलको